नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू बॉक्स इंडिया। मेरा नाम है उमंगपुरी और न्यूजीलैंड, क्राइस्ट चर्च, ब्रेंटन टैरेंट, 49 पीपल डेड, ये सब क्या है, क्यों ऐसा अटैक न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिला, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिए। ब्रेंटन टैरेंट नाम के एक ऑस्ट्रेलिया के युवक ने न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में जाकर फायरिंग की। उन 2 मस्जिदों की फायरिंग के अंदर 49 लोग यानी कि 49 लोग मारे गए। उसने ऐसा क्यों किया, ये सब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसका बिलीफ क्या था। वो टेररिस्ट था या वो अपने आप को एक फाइटर कहता था, वो आखिर था क्या। वाइट सुप्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो एक बिलीफ रखते हैं कि वाइट लोग बाकी के लोगों से, जो नॉन वाइट हैं, उनसे सुपीरियर है। ये 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है, एक तो नियोनाजिज्म, दूसरा है सूडो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सूडो साइंटिफिक का मतलब क्या है? उनका मतलब ये है कि वो अभी पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। सूडो वर्ड का मतलब होता है कि अभी वो कंप्लीट नहीं है या फिर अभी वो एक इमेजिनरी है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कई तरीके के हो सकते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी पार्ट्स के साइजेस, हमारे स्केलेटन के साइजेस, या फिर हमारे स्केलेटन की या अदर बॉडी पार्ट्स की केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सूडो साइंटिफिक बिलीफ क्या कहता है कि हम कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल्स यूज करके ह्यूमन बींग्स को, यानी कि इंसानों को, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और वाइट सुप्रीमिस्ट ये मानते हैं कि उनकी कैटेगरी सबसे ज्यादा अच्छी है। वाइट सुप्रीमिस्ट को हिंदी में हम श्वेत श्रेष्ठता भी कहते हैं, यानी कि जो श्वेत लोग हैं, यानी कि जो वाइट लोग हैं, वो श्रेष्ठ हैं, यानी कि सबसे अच्छे हैं। जो दूसरी बात वाइट सुप्रीमिस्ट लोग मानते हैं वो है नियोनासिज्म। नियोनासिज्म मतलब नया नासिज्म। नियोनासिज्म एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बिलीफ है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिटलर और जर्मनी की हार हो गई, उस वक्त उनका जो बिलीफ था, यानी कि नाजी बिलीफ था। नाजी बिलीफ क्या था कि जो आर्यन लोग हैं, यानी कि जो नॉर्डिक मास्टर लोग हैं, उनको आर्यन या नॉर्डिक मास्टर भी कहते हैं, वो दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर हैं। अब क्योंकि वो दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर हैं, तो उनका हक इस दुनिया में सबसे पहले आता है और जर्मनी में सारे के सारे नॉर्डिक मास्टर लोग ही रहेंगे। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ कि ऐसे बिलीफ के जो कुछ लोग बच गए, वो अपने आप को नियो नाजीज कहने लगे। यानी कि वो नाजी तो थे, लेकिन अब वो नए नाजी आ गए, यानी कि हिटलर की हार होने के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार होने के बाद भी जो लोग बच गए, वो नियो नाजीज हो गए। तो अगर इस बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट करें दोस्तों, तो सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि जो वाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं वो नॉन वाइट से नफरत करते हैं और वो चाहते हैं कि वाइट्स और नॉन वाइट्स का आपस में रिलेशन ना हो, यानी कि उनके कंट्रीज में और उनके लैंड्स में नॉन वाइट लोग ना रहें। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरकार ये बिलीफ, नियोनासिज्म और वाइट सुप्रीमेसी, ये सारे बिलीफ आते कहाँ से हैं? इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री के अंदर हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हमें यह साबित होता है कि नियोनासिज्म और वाइट सुप्रीमेसी आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने बिलीफ्स हैं। 7th सेंचुरी में जो इस्लाम था, जो रसूल मोहम्मद ने शुरू किया, वो बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगा। उसका एक्सपेंशन ईस्ट में भारत तक आया, सेंट्रल एशिया तक आया और वेस्ट में स्पेन और पोर्टुगल तक गया, नॉर्दर्न अफ्रीका तक गया। तो स्पेन और पोर्टुगल के अंदर पहले क्रिश्चियन डोमिनेंस थी, तो वहाँ की रिलीजियस एक आर्मी तैयार की गई जिनको क्रूसेडर्स बोला गया। क्रूसेडर्स का बेसिकली काम क्या था? क्रूसेडर्स का ये काम था कि इस्लामिक लोगों को अपने यूरोपियन एरिया से बाहर निकालना, और जिन लोगों का उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, क्योंकि इस्लामिक जो फोर्सेस थी वो सिर्फ पॉलिटिकल कैप्चर नहीं करती थी, वो वहाँ के लोगों का धर्म भी परिवर्तन कर देते थे, यानी कि सबको मुसलमान बना देती थी। क्योंकि इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही होना चाहिए। तो क्रूसेडर्स क्या करते थे, जिन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, जो पहले क्रिश्चियंस थे, उनको वापस वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये सब करते करते उन्होंने उन लोगों को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जो पहले क्रिश्चियंस नहीं थे। तो यानी कि उनका भी जो प्रिंसिपल रहा वो यही रहा कि जितने भी लोग हैं उन सबको हम क्रिश्चियंस बना दें, क्योंकि ये एक वॉर हो गई थी मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस। जितने ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे उतने ज्यादा वो जीतेंगे, जितने ज्यादा मुसलमान होंगे उतने ज्यादा वो जीतेंगे। 11th सेंचुरी का ये टाइम था, इसमें इस्लामिक फोर्सेस ये ट्राई कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुस्लिम बनाया जा सके और
जो क्रूसेडिंग फोर्सेस थी वो ये ट्राई कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा सके। उसके बाद 12th सेंचुरी में नाइट्स टेम्पलर का एक कॉन्सेप्ट आता है। नाइट्स टेम्पलर वो लोग थे जो कि पिलग्रिमेज पे जा रहे लोगों को, जो यूरोप से जेरूसलम में आते थे। जेरूसलम जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज स्टॉप है क्रिश्चियंस के लिए। तो लोग यूरोप से जेरूसलम आते थे, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नाइट्स टेम्पलर बनाया गया। और ये जो ब्रेंटन टैरेंट है जिसने न्यूजीलैंड में फायरिंग करी है, ये भी अपने आप को एक नाइट्स टेम्पलर फाइटर मानता है। लेकिन ये कितना सच है वो हम सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्स टेम्पलर जो थे वो एक बहुत रिस्पेक्टेड फोर्स थी। वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, इवन कि उनके पैसों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लोग यूरोप से जेरूसलम आते थे तो रास्ते में बहुत सारे ट्राइबल इन्वेजन हो सकते थे या और भी प्रॉब्लम्स आ सकती थी, जिनकी वजह से उनका पैसा और जो सोना या जो भी वेल्थ होती थी उनके पास वो लूटी जा सकती थी। तो नाइट्स टेम्पलर क्या करते थे, उन्होंने एक मिनी बैंकिंग सिस्टम बना दिया। नाइट्स टेम्पलर यूरोप में लोगों से उनका पैसा और सोना ले लेते थे और पूरी जर्नी कंप्लीट होने के बाद जेरूसलम के अंदर उनको वो वापस दे देते थे। नाइट्स टेम्पलर ने बाद में चलकर जब वो ज़्यादा एस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने यूरोप में एक बैंकिंग सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया जो कि वर्ल्ड का पहला बैंकिंग सिस्टम माना जाता है। एक देखने वाली बात यह है कि आखिर ये अटैक मस्जिद में क्यों किया गया, गुरुद्वारे में, मंदिर में या किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पर नॉन वाइट्स हों, वहाँ क्यों नहीं किया गया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि जो मुस्लिम लोग हैं इनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ये अपनी पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसकी वजह से ये अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स और अपनी सेपरेट कम्युनिटीज़ बहुत तेज़ी से किसी भी कंट्रीज़ में सेटअप करने में कामयाब रहे हैं। जो दूसरा कारण यह है कि हम जितने भी अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं उसमें से ज़्यादातर अटैक्स इस्लामिक ग्रुप्स की तरफ से हैं, जैसे कि ISIS, लश्कर-ए-तैयबा। इंडिया में भी जैसे कि अटैक्स होते हैं हिजबुल मुजाहिदीन या जैश-ए-मोहम्मद। इसकी वजह से एक ऑल ओवर हेटरेड जो मुसलमानों के अगेंस्ट वर्ल्ड में है, वो भी इस अटैक का दूसरा कारण था कि ये अटैक मस्जिद में किया गया। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वाइट सुप्रीमिस्ट लोग क्या होते हैं, आखिर इनकी सोच क्या है। इनकी सोच है कि जो नॉन वाइट हैं उनको हमने एलिमिनेट करना है और अपनी कंट्री से निकालना है, क्योंकि ये हमारी कंट्री हमने बनाई है और इस पर हम और लोगों का, यानी कि जो नॉन वाइट लोग हैं, उनका कोई हक नहीं रहने देना चाहते। और एक नोट करने वाला पॉइंट ये भी है कि ब्रेंटन टैरेंट कोई अकेला नहीं है। ये कोई अकेला सरफिरा नहीं है कि इसने कहीं पे जाके अटैक कर दिया क्योंकि ये पर्सनली कुछ मानता था। ये एक पूरी सोसाइटी है, ये एक पूरी सोच है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि श्वेत श्रेष्ठता होनी चाहिए, वाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इसी की तरह एक अटैक हुआ था 22 जुलाई को, 22 जुलाई को नॉर्वे के अंदर 2011 में। उस अटैक के अंदर भी जो अटैकर था वो बहुत सिमिलर चीज़ें बोल रहा था। उस अटैक के अंदर भी अटैकर ने अंधाधुंध इसी तरीके से लोगों पर गोलियां चलाई थी। बस फर्क इतना था कि वो अटैक किसी मस्जिद में नहीं हुआ था, वो अटैक एक यूथ कैंप पे हुआ था। लिबरल पार्टी का यूथ कैंप था जहाँ पर लिबरल पार्टी के लोगों के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर थे। लिबरल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कि वाइट सुप्रीमेसी को अपोज करती थी, इसलिए वहाँ पर उनके बच्चों पर अटैक किया गया। वो अटैक करने वाला जो युवक था उसका नाम एंड्रेस ब्रेविक था। उसने भी अपने मेमोरेंडम में ये बातें कही थी कि मैं वाइट सुप्रीमेस्ट हूँ और मैं नहीं चाहता कि नॉन वाइट्स नॉर्वे में रहें और हमारे लोगों के हक को वो हमसे छीने। यही सारी बातें उसने भी अपने मेमोरेंडम में लिखी हुई थी। और इस वाइट सुप्रीमेस्ट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना होगा, और अगर आप इसको थोड़ी ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 3-4 लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप समझ सकते हैं। जो पहला लिंक है वो हॉलीवुड की एक मूवी का है। मूवी का नाम है इम्पेरियम। इसके अंदर जो मेन आर्टिस्ट हैं वो हैं डैनियल रेडक्लिफ। डैनियल रेडक्लिफ वही हैं जो हैरी पॉटर में झाड़ू पर बैठ के उड़ते रहते हैं। हाँ, उन्होंने हैरी पॉटर के अलावा और भी मूवीज करी हैं। जो दूसरा लिंक है वो एक मूवी का लिंक है। नेटफ्लिक्स की एक मूवी है 22 जुलाई 2011 में जो नॉर्वे के अंदर अटैक हुआ था, जो एंड्रेस ब्रेविक ने किया था। उस अटैक के अंदर क्या क्या हुआ था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, वो सारी चीज़ें इस मूवी में बहुत अच्छी से बताई गई हैं। तो प्लीज़ आप इसको भी चेक कीजिए। और जो तीसरा लिंक है वो एक डॉक्यूमेंट्री का है। वो डॉक्यूमेंट्री का नाम है द इनविजिबल एम्पायर, KKK एंड द हेट्रेड इन अमेरिका। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छे से समझाती है कि वाइट सुप्रीमिस्ट लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं और आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं रोक पाती
और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कैसी सेरेमनीज में इन्वॉल्व होते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत डिटेल में ये सारा कुछ बताया गया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि वाइट सुप्रीमिस्ट लोग क्या हैं, इनकी सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं, न्यूजीलैंड में जो अटैक हुआ उसके कारण क्या थे, ये सब चीज़ें आपको पता लगी होंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, और इस टॉपिक के बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी अगर आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।